सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में आज ई कॉन्फ्रेंस का 6वां व्याख्यान है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज हमारे बीच महोदया डॉक्टर सरोज यादव मैम, आप सहायक आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से आप संबंधित हैं। आपकी जो शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्नातक परास्नातक की जो शिक्षा हुई, हायर एजुकेशन की जो शिक्षा हुई, आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। आप काफी विश्वविद्यालय से ही आप काफी प्रतिभावान थे। आप नए नए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, उसी के जब आपका सिलेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ, वहाँ पर भी आपकी प्रतिभा को देख करके वहाँ का प्रशासन, कुलपति इत्यादि ने आपको अनेक कार्यभार दिया, जिसमें पुस्तकों के रूप में देखें तो आपकी 8 पुस्तकें हैं। इसके साथ साथ रिसर्च की यदि बात करें तो 17 रिसर्च आपने कॉन्फ्रेंस इत्यादि में कराया। सेमिनार की बात करें तो 95 आपका सेमिनार है। साथ साथ और एमएड और एमफिल की बात करें तो आप 45 एमएड और एमफिल के छात्रों को शोध कार्य करवाया है, आप मार्गदर्शन की हैं। यदि प्रशासनिक दृष्टि से देखें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहाँ पे आप हैं, प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप इसमें वर्तमान में जिला अनुशासक के पद पे हैं और साथ साथ छात्र अधिष्ठाता के रूप में हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने और आपको कार्यभार दिया, आप महिला छात्रावास के अधीक्षिका भी हैं, वार्डन भी हैं। इतनी जिम्मेदारियों के साथ आपने एजुकेशन के क्षेत्र में नए नए एक्टिविटी, नए नए कार्य करना और हमेशा कौशल, बच्चों को कौशल की शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति में इस समय वर्तमान में है कि कौशल, बच्चों में कौशल होना चाहिए। आप में कार्यों में दिखता है, बच्चों में दिखता है आपकी प्रतिभा, और आपके मार्गदर्शन में बहुत से बच्चे आगे निकले हैं। हम लोगों ने देखा है कि इसलिए हमने आपको व्याख्यान के लिए चुना था, और आपके बहुत से बच्चे बड़े बड़े पद पर भी गए हैं। आप एजुकेशन के, हायर एजुकेशन की बात करें उसमें भी आपके बच्चे गए हैं। तो आइए आज आपके मुख से हम लोग सुनते हैं आज का जो विषय है। आपका विषय भी आप बच्चों से ही लेकर के संबंधित है। तो यदि विषय की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा है। इस व्याख्यान में मैडम आपका संयोजक के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुजी, उनके तरफ से मैं भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के जो हमारे परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जितने इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता, उनके तरफ से मैं भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस व्याख्यान को सुनने वाले जो हमारे श्रोतागण हैं, उनका भी मैं संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप श्रोताओं की वजह से ही हम लोग व्याख्यान कराते हैं, और आप लोग शेयर करके अधिक से अधिक लोगों के पास आप इस संदेश को देते हैं, व्याख्यान को देते हैं, जो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं। तो आइए आज हम लोग मैडम जी के मुख से आज बाल्य अवस्था के आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग व्याख्यान सुनते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं राजकुमार जी, जो कि संस्कृत शौर्यम अनुसंधान केंद्र से हैं, और इनकी पूरे आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि मुझे इस फोरम पे उन्होंने बातचीत करने का मौका दिया। आज हम लोग पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एनईपी 2020 के संदर्भ में बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विजन है
जो उनका दृष्टिकोण है, ये है कि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली विकसित करना है, जो कि ऐसी शिक्षा नीति ये है जो हमारे बच्चों को इस प्रकार की नागरिकता प्रदान करे, जो भारत को वैश्विक ज्ञान से युक्त कराए, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर आए। हमारे बच्चों में तार्किक क्षमता हो, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी हो, वे अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों से युक्त हों, उनमें सृजनशीलता का विकास हो, विचारों की अभिव्यक्ति वो कर सकें और वे भारतीयता से युक्त हों, उन्हें अपने भारतीय होने पर गौरव का अनुभव हो, और केवल गौरव का अनुभव न हो बल्कि ये उनके कार्यों में, व्यवहार में, उनकी बुद्धि में भी ये सब दिखाई दे कि उन्हें अपने भारतीय होने का गर्व है। वे अपने मानवाधिकारों के प्रति सचेत हों, उनका सर्वांगीण विकास हो, और इस तरह के नागरिक जब वो बनेंगे तो निश्चय ही हमारा भारत एक विश्व महाशक्ति के रूप में ज्ञान के क्षेत्र में उभर कर सामने आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। भारत की जो पिछड़े स्तर की आबादी है, जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है, उनके 80% से ज्यादा आबादी जो है ये पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से वंचित है। और हम बहुत सारे शोध कार्यों में देख चुके हैं कि बच्चों का के मस्तिष्क का लगभग 80% विकास जो है वो 6 वर्ष की आयु तक में हो जाता है। तो अगर हम इस पीरियड का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करें और बच्चों के मानसिक विकास को पूरी तरह से हम ध्यान दें, चाहे ये विद्यालयों में हो, हमारे परिवार में हो, आंगनवाड़ी केंद्रों में हो, बाल वाटिका में हो, हम पूरी तरह से अगर इस समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे चलकर एक कुशल नागरिक होंगे, तार्किक क्षमता का उनमें विकास हो सकेगा, और वे नई कक्षाओं में जाएंगे, जब वो प्राथमिक कक्षाओं में जाएंगे तो वो स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 10+2 वाली व्यवस्था थी स्कूल की, उसको हमारी एनईपी 2020 में 5+3+3+4 में बदला गया है। 5 जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें भी 3 ईयर से स्टार्ट है इसमें, और 2 साल, ये 3 साल का होगा, और 2 साल का क्लास 1 और 2 है, जो कि ये दोनों मिलाकर 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद तैयारी की अवस्था है, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कि कक्षा 3, 4, 5 3 क्लासेस होंगी। इसमें एज ग्रुप लगभग 8 से 11 वर्ष की होगी। उसके बाद मिडिल स्टेज होगा, जिसमें कि कक्षा 6, 7, 8 में बच्चे होंगे और इनकी आयु 11 से 14 वर्ष के बीच की होगी। और कक्षा 9 से 12 4 वर्ष के होंगे, जो कि सेकेंडरी स्टेज होगी, और इसमें बच्चों की एज ग्रुप लगभग 14 से 18 वर्ष के बीच की होगी। तो हम पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जिससे बच्चे स्कूल के लिए आगे तैयार हो सके, और जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात हो रही है, उसी प्रकार एनईपी 2020 में ये रिकमेंडेशन है कि 2020 तक इसका भी सार्वभौमिकरण हो पाए, यूनिवर्सलाइजेशन हो पाए, और इस एज ग्रुप के सभी बच्चे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो आगे के लिए तैयार हो जाएं। आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं राजकुमार जी? ये हो गया, हमें स्लाइड स्लो हुए। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग आज इस पे पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एनईपी 2020 के संदर्भ में बात करेंगे।
जैसे कि इसका करिकुलर स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 डिजाइन है, जिसमें कि फाउंडेशनल स्टेज हम लोगों ने देखा कि ये आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में होगा, और इसमें +2 इयर्स 3+2 इयर्स का पूरे 5 साल का होगा। 3 साल जो है प्री प्राइमरी, और 2 साल का 1 और 2 ग्रेड का होगा। दोनों मिला के 3 to 8 एज ग्रुप के 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होगा। प्रिपरेटरी स्टेज जो है ग्रेड 3 to 5 होगा, जिसमें कि एज ग्रुप 8 to 11 ईयर्स के बच्चे होंगे। मिडिल स्टेज में ग्रेड 6 to 8 होगा, जो कि 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कवर करेंगे। और सेकेंडरी स्टेज में 9, 10, 11, 12 होंगे, जो कि 2 फेजेस 9 और 10 और 11 और 12 2 फेजेस में होंगे, जिसमें एज ग्रुप लगभग 14 से 18 वर्ष की होगी। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, ये कि ओवर 85% ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Presently, quality ECCE is not available to crores of young children, particularly children from socio-economic disadvantaged backgrounds. Strong investment in ECCE has the potential to give all young children such access, enabling them to participate and flourish in the educational system throughout their lives. Universal provision of quality early childhood development care and education must thus be achieved as soon as possible and no later than 2030 to ensure that all students entering grade 1 are school ready. अब इसमें पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सारी तैयारियां भी की जा रही हैं, जिससे कि हम 2030 तक या उससे पहले सभी बच्चों को, इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, जिससे वो क्लास फर्स्ट के लिए तैयारी कर लें। अब एम्स ऑफ ECCE. ECCE ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level, play-based, activity-based, and inquiry-based learning, comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colors, shapes, indoors and outdoor play, puzzles, and logistic thinking, problem solving, drawing, painting, and other visual arts, craft, drama, and puppetry, music, and movement. It also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behavior, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation. The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcome in the domain of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional, ethical development, cultural and artistic development, and the development of communication and early language literacy and numeracy. इसका पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे एक लचीले, बहुआयामी और बहुस्तरीय और खेल विधि पर आधारित, एक्टिविटी पे आधारित और इंक्वायरी, खोज आधारित अधिगम बच्चों को प्रदान करें, जिससे बच्चों में खोज की भावना, तार्किक क्षमता और एक्टिव लर्निंग की क्षमता जागृत हो। इसके लिए हम क्या करा सकते हैं, उनको अल्फाबेट से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित, संख्यात्मक ज्ञान, कलर्स, शेप्स से संबंधित इंडोर और आउटडोर गेम्स करा सकते हैं, पजल्स करा सकते हैं। पजल्स कराने से बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट हो सकेगा। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कराने के लिए हम उनसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देके प्रॉब्लम सॉल्विंग करा सकते हैं।
ड्राइंग करा सकते हैं, पेंटिंग, इन सब में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है और बच्चे अपने सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाते हैं। एंड अदर विजुअल आर्ट्स वगैरह से ड्रामा, पपेट्री, बच्चे रोल प्लेइंग वगैरह में भी बहुत अच्छा सीख लेते हैं और ये बच्चों को इंटरेस्ट के साथ साथ सिखाने पे भी बहुत बल देता है। बच्चों में हम अच्छे बिहेवियर शुरू में ही बच्चों को बहुत ज्यादा हम पढ़ाने नहीं लगेंगे, जैसे कि विदेशों में भी होता है कि 6 साल तक बच्चे को, यूरोपियन कंट्रीज में 6 साल तक बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाते नहीं है, बल्कि उनको गुड बिहेवियर सिखाते हैं, कर्सी सिखाते हैं, उनको स्टोरीज सिखाते हैं, मॉरल डेवलपमेंट कराते हैं, उनको फील्ड में विजिट कराते हैं, उनको आसपास के चीजों से परिचय कराते हैं। तो यही सब हम लोगों को भी इसमें ध्यान देना है कि बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, पर्सनल वो क्लीनलीनेस, हेल्थ, हाइजीन कर सकें, टीम वर्क, समूह की भावना आ सके, कोऑपरेशन उनमें हो सके, सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना जागृत हो सके। तो ये सब हम प्राप्त कर सकेंगे और इससे बच्चों का जो मानसिक रूप से संज्ञानात्मक विकास हो सकेगा, उनका सामाजिक और संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास हो सकेगा, उनको थोड़ा अपने कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे से बात करने की, संवाद करने की क्षमता उत्पन्न हो सकेगी। और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि संख्यात्मक ज्ञान और न्यूमरेसी वगैरह की थोड़ी सी तैयारी उनको हो जाएगी, जिससे कि आगे के स्टेजेस के लिए वो तैयार हो सके। Overarching goal will be to ensure universal access to high quality ECCE across the country in a phased manner. Special attention and priority will be given to districts and locations that are particularly socio-economically disadvantaged. ECCE shall be delivered throughout the significantly expanded and strengthened system of early childhood education institutions consisting of a standalone Anganwadi or Anganwadi co-located with primary school or pre-primary school or sections covering at least age 5 to 6 years co-located with existing primary schools, and it may be standalone preschools also, all of which would recruit workers or teachers especially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE. जो हम इसके यूनिवर्सल एक्सेस के कि सभी बच्चे इसको प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम इसको फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से करेंगे। और सबसे पहले हम उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे, सरकार की योजना है कि उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दें जहां पे ज्यादातर विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं। और ये जो है ये पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की योजना या तो आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही है या प्राइमरी स्कूल से जुड़े हुए आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, प्री प्राइमरी स्कूल हो सकते हैं, बाल वाटिका हो सकती है। और इनमें जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो स्पेशली ECCE के पाठ्यक्रम और उसके पेडागॉजी वगैरह जो हमने डिसाइड किया है और डिसाइड हो रहा है, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको उनके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे। अब उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होगी ECCE की। फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE, आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथेन्ड विथ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट्स and well-trained Anganwadi workers. Every Anganwadi will have a well-ventilated well-constructed building with an enriched learning environment. Children in Anganwadi centers will take activity field tours and meet the teachers and students of their local primary schools in order to make the transition from Anganwadi centers to primary schools a smooth one. Anganwadi shall be fully integrated into school complexes or school clusters.
And Anganwadi children and parents and teachers will be invited to attend and participate in school programs and vice versa. तो इसके लिए सरकार बहुत अधिक खर्च भी कर रही है और समय समय पे इसमें एक्टिविटीज कराई जाएंगी, ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे और हाई क्वालिटी मूलभूत संरचनात्मक ढांचा जो होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। इसमें एक्टिविटीज से क्रियाओं से संबंधित टूर होंगे, फील्ड ट्रिप्स होंगे, बच्चों को बीच बीच में बाहर घुमाने ले जाया जाएगा और स्मूथ कंडक्शन के लिए इन पेरेंट टीचर्स मीटिंग बीच बीच में होगी। पेरेंट्स को टीचर्स के साथ मिलके आगे जैसे स्कूलों में होता है आगे की योजनाएं वो बनाएंगे। और ये स्कूल जो हम बात करते हैं कि स्कूल संकुल बनेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स होंगे और आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वगैरह में ये सब आयोजन होगा। It is envisaged that prior to the age of 5, every child will move to a preparatory class or Bal Vatika, that is before class first, which has an ECCE qualified teachers. The learning in the preparatory class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective, and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The midday meal program also shall be extended to the preparatory classes in primary schools. Health checkups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to preparatory classes students of Anganwadi as well as of primary schools. ये बाल वाटिका में ये संचालित होंगे और इसमें इस क्षेत्र में क्वालिफाइड टीचर्स या ट्रेन्ड टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे और प्ले बेस्ड खेल आधारित अधिगम पद्धति से हम उन बच्चों के विकास की बात करेंगे। ये विकास इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास हो सकते हैं जो इनकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक विकास वगैरह से संबंधित होंगे, जो इनमें समझ को, अवबोध को और इनकी जानकारी को बढ़ाएगा, इनके एनालिसिस करने की, सिंथेसिस करने की क्षमता को बढ़ाएगा। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन में या भावात्मक पक्ष में हम उनको स्टोरीज वगैरह सुना के और कई एक्टिविटीज वगैरह करा के हम इनके भावात्मक विकास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस एज में उनके संवेगात्मक विकास भी बहुत तेजी से होता है। तो इनमें मूल्यों को हम बच्चों में डाल सकते हैं और गुड हैबिट्स डाल सकते हैं, जो कि शुरुआत में ही अगर ये बेस में भी इसी समय में अगर ये वैल्यूज डेवलपमेंट हो गए तो आगे के लिए ये अच्छे नागरिकता के लिए इनमें हेल्पफुल होगा। और साइकोमोटर एबिलिटीज जिसमें कि मनोचालक क्षमताएं होंगी, ये स्किल्स को डिफरेंट टाइप के स्किल्स को ये सीख सकेंगे और जिसमें कि मानसिक रूप से और अपने हाथ पैर की मसल्स को भी ये यूज करना सीख लेंगे। और साथ साथ इनमें अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स भी आ सकेंगे। अभी जैसे क्लास 1 to 3 तक के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं और विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूलों में ये शुरू भी हो गया है। और मिड डे मील भी इनको प्राइमरी की तरह से प्री प्राइमरी क्लासेस में भी दी जाएंगी। बीच बीच में इनके स्वास्थ्य के भी चेकअप होंगे, ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जाएगी कि इनका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और आंगनवाड़ी सिस्टम में इनके प्राइमरी स्कूल में और आंगनवाड़ी केंद्रों में इसका आयोजन होगा। अब इसके टीचर्स कौन होंगे जो आंगनवाड़ी में या प्राइमरी स्कूल्स में कार्य करने वाले टीचर्स हैं। अगर उनको ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है तो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टू प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स इन आंगनवाड़ी, current Anganwadi workers or teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular or pedagogical framework
developed by NCERT. Anganwadi workers or teachers with qualifications of 10+2 and above shall be given a 6-month certificate program in ECCE, and those with lower educational qualification shall be given a 1-year diploma program covering early literacy, numeracy, and other relevant aspects of early childhood care and education. These programs may be run through digital or distance mode using DTH channels as well as smartphones, allowing teachers to acquire ECC qualification with minimal disruption of their current work. तो ये जो हाई क्वालिटी ECC टीचर्स होंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में या प्राइमरी स्कूल्स के साथ अटैच्ड होंगे, वो उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये इनके करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित हो रहा है, और आंगनवाड़ी केंद्रों के टीचर्स और वर्कर्स जो कि 10+2 उत्तीर्ण होंगे, उन्हें 6 मंथ के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के द्वारा इनको इसके लिए एलिजिबल किया जाएगा, और उससे कम अगर क्वालिफाइड हैं तो उनको उनके लिए भी फर्दर प्रोग्राम डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम करा के उनको अर्ली लिटरेसी है, संख्यात्मक ज्ञान है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और ये सब इनको नॉलेज और स्किल कैसे दिया जाएगा? डीटीएच चैनल्स के थ्रू हो सकता है, या उनको स्मार्टफोन पे भी अवेलेबल उनके एप्स होंगे। और इससे ये टीचर्स जो है अपने कार्य करते हुए जो उनके रूटीन के करेंट वर्क है उनको उनमें परेशानी किए बिना ही आगे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी? हम जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका जो पहले के समय में थी और आज के समय में काफी इसमें बदलाव हो गए हैं। आज के समय में शिक्षक जो है एज अ फैसिलिटेटर, एज अ इंस्ट्रक्टर, मैनेजर, इवेलुएटर, प्लानर, फ्रेंड एंड काउंसलर, प्ले प्रोवाइडर, टेक्नीशियन, इस तरह से इसकी भूमिका हो गई है। पहले जो चीजें हम केवल उनको टीचर की भूमिका होती थी कि उनको इंफॉर्मेशन देना, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना, अब उससे कहीं अधिक टीचर की भूमिका हो गई है। टीचर उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज बना रहा है बच्चों के लिए। टीचर उनको उनके कार्यों में एक्टिव लर्निंग में एज अ फैसिलिटेटर है, उनके काम को फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधाजन्य बना रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। एज अ मैनेजर वो क्लासरूम मैनेजर की तरह से काम कर रहा है, उनके एक्टिविटीज को इवेल्युएट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, प्लानर की तरह से काम कर रहा है। उनके से एक्टिविटीज कराई जानी है एक्टिव लर्निंग के लिए, उसकी प्लानिंग कर रहा है। प्लस साथ साथ एज अ फ्रेंड, एज अ काउंसलर, जैसे कि हम लोग नेचुरलिज्म में पढ़ते हैं कि शिक्षक की भूमिका एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर की तरह है, वही आज के समय में भी है कि शिक्षक एक मित्रवत और उन्हें गाइडेंस देने वाला, काउंसलिंग देने वाला हो। जब वे किसी समस्या से ग्रसित होंगे तो टीचर उनको काउंसलिंग भी देगा। और प्ले प्रोवाइडर भी भूमिका निभा सकता है कि उन्हें खेलने के मौके पे खेल में उनको सिखाए, और टेक्नीशियन की तरह से भी उसकी भूमिका हो रही है। तो टीचर का रोल आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसके बाद पैराडाइम शिफ्ट ऑफ एनईपी 2020 दैट गाइड एनसीएफ। फर्स्ट इज ट्रांजिशनिंग टू अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। Second, transitioning to an emphasis on critical and analytical thinking rather than rote learning. Transitioning to a new curricular and pedagogical structure. हम जान रहे हैं कि NEP 2020 में बहु विषयक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो रहा है।
बहुत सारे डिसिप्लिन को, कुछ डिसिप्लिन को हम मिलाकर मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह से काम करें। जैसे कि स्टैंड एलोन जो बीएड कॉलेजेस हैं, उनको उनकी जगह पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज चलेंगे। और होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा, केवल हम एकेडमिक लेवल पे बात नहीं करेंगे बल्कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बात करेंगे, जिसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत होगी। उसके बाद हम इम्फेसिस देंगे बच्चों के क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग के लिए। केवल उन्हें रोड लर्निंग या रटंत ज्ञान नहीं देना है कि बच्चा रट जाए, समझे ना, और उसको केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिले, उसको व्यवहारिक ज्ञान न मिले, उसको दैनिक जीवन में वो समस्याओं को का समाधान न कर सके, ऐसी शिक्षा हमें नहीं देना है। हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी सिखाएंगे। बच्चे की तार्किक क्षमता, बच्चे की विश्लेषण करने की क्षमता जागृत हो। हम उसको तरह तरह की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से ही, जिससे कि बच्चे में तार्किक क्षमता विकसित हो सके, बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो सके, केवल चीजों को रट के याद करना नहीं है। उसके बाद हम नए करिकुलम की ओर और पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब डोमेन्स ऑफ करिकुलर गोल्स, क्या क्या डोमेन है? फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित डोमेन है, शारीरिक विकास से संबंधित, जिसमें कि बच्चे हेल्दी और सेफ लाइफ के लिए गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे, अच्छी आदतों का विकास होगा, बच्चे स्वस्थ रहना सीख सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर बच्चा हेल्दी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो सीख सकेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकेगा। एंड चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शन एंड डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, जिसके लिए हमें तरह तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा वगैरह करा सकते हैं। उसके बाद सोशियो इमोशनल और एथिकल डेवलपमेंट भी है, जिसमें सामाजिक संवेगात्मक विकास और नीतिगत नैतिक विकास उनका होगा, जिसमें वे सोशल नॉर्म्स, जो हमारे सामाजिक नॉर्म्स हैं, उनको समझ सकेंगे। छोटे बच्चों में ही ये हम अभी स्टार्टिंग से ही ये डेवलप करेंगे कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। उनमें सेवा की भावना जागृत करेंगे। जैसे छोटे बच्चों की आप किताबों में देखेंगे कि अवर हेल्पर्स करके चैप्टर होंगे, जिसमें कि पोस्टमैन भी दिखाएगा, जिसमें कि सफाई करने वाला कर्मचारी दिखाएगा, गार्डनर दिखाएगा, प्लम्बर दिखाएगा। तो ये बच्चे उन कार्यों को समझ सकेंगे कि ये हमारे हेल्पर हैं और हम इन कार्यों को और इसे करने वाले व्यक्ति को हम छोटा नहीं मानेंगे, ये हस्त कार्यों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बाद अपने आसपास के वातावरण के लिए ये पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। उनमें नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप होंगे। जो आजकल की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं और बिजली की खपत ज्यादा हो रही है, इन सब से बच्चों को हम शुरू से ही अवगत कराएंगे कि हम ये कार्य करेंगे तो इन्वायरमेंट को ये हानि पहुंचेगी। अगर हम इस हानि को रोकना है तो हमें बिजली बचानी होगी, हमें पानी बचाना होगा, हमें प्रदूषण को रोकने के लिए ये कार्य करने होंगे। तब बच्चों में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल वैल्यूज, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास हो सकेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के लिए हम उनमें ऑब्जर्वेशन की पावर डालेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर के लिए जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम आप देखेंगे कि हम लोग कई बार कई जगहों पे रास्ते से गुजरते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी नहीं है, तो हम याद ही नहीं रखते हैं कि इस रास्ते में कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है, कौन सा मंदिर पड़ता है, और या हमारे जो स्कूल में क्लास में हम रोज जाते हैं उसमें कितने पंखे लगे हुए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि हम अवलोकन की क्षमता हमारे अंदर जागृत हो। इसके लिए हमें बच्चों में शुरू से ही सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग पर बल देना होगा। और लॉजिकल थिंकिंग हम करेंगे, जिससे कि
बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास हो सके। और बच्चों में मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, शुरू से ही थोड़ा संख्यात्मक ज्ञान हो, उनमें मात्रा के लिए कि छोटे बच्चों की क्लासेस में आप देखेंगे कि मात्रा से संबंधित कि मिलीग्राम में या किलोग्राम में आपकी पेंसिल का वजन, आपकी पेंसिल की लंबाई किलोमीटर में होगी कि मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में। तो बच्चों को धीरे धीरे क्वांटिटी का ज्ञान होगा, शेप्स का, कि आपको आइसक्रीम का कोन किस शेप का है, आपके पेंसिल बॉक्स किस शेप का है। इस तरह से हम बच्चों में शेप्स के लिए, क्वांटिटीज के लिए, मेजरमेंट के लिए उनको सिखा सकते हैं। Lessons consist of free play, guided activities, storytelling, and conversation to enable learning. Curriculum that covers all developmental domains. Detailed lesson plans along with teaching resources and assessments aligned to learning outcomes and inclusive content that avoids stereotypes. अब इससे संबंधित जो भी हम एक्टिविटीज करा रहे हैं, चाहे वो प्ले वे एक्टिविटीज हो, खेल आधारित अधिगम हो, स्टोरी टेलिंग हो, एक दूसरे से बच्चों से बातचीत करके आपस में संवाद करके उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना हो, इन सब के लिए हम लेसन तैयार करेंगे। करिकुलम में हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट कवर हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एस्थेटिक डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या इमोशनल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। हर तरह के डेवलपमेंट के लिए हम करिकुलम में एक्टिविटीज डालेंगे। अभी आपको पता होगा कि अनुभूति का पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, जो कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। ये एनईपी 2020 का मकसद है कि बच्चों को आनंददायी शिक्षा प्रदान करें। बच्चे को हम केवल पुस्तकीय ज्ञान न दें, उनको अनुभूति कराएं। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ सिखा रहे हैं, उसको वो फील करें, आनंद की अनुभूति करें। हम विद्यालय को एक आनंदशाला के रूप में विकसित करें। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज कराएंगे जिससे बच्चे का केवल मेंटल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि हर तरह का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसमें हम टीचिंग रिसोर्सेज का भी यूज करेंगे, जो शिक्षण अधिगम संसाधन होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं, चार्ट, मॉडल, वर्किंग मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल्स, ग्लोब्स, और कंप्यूटर के थ्रू हम उनको तरह तरह के एनिमेशंस दिखा सकते हैं। ये सब करके हम छोटे बच्चों के लिए टीचिंग एड्स का बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल सुनकर बच्चा नहीं सीख सकता। बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें ये साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है कि हम जितने अधिक सेंस ऑर्गन्स का यूज करेंगे, उतनी ही जल्दी लर्निंग होती है। तो आप छोटे बच्चों को केवल बोल के, लेक्चर दे के नहीं सिखा सकते हैं। उनको आपको बोलना भी है, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है, कलर्ड लिखना है, कलर डायग्राम दिखाने हैं उनको एनिमेटेड वीडियोस दिखाने हैं, उनको बच्चों साउंड वगैरह भी दिखाना है, आपको कल्चर दिखाना है डिफरेंट स्टेट्स के। तो आप उनको एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू आप डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर दिखा सकते हैं, उनकी वेशभूषा दिखा सकते हैं। इस तरह टीचिंग रिसोर्सेज का हम यूज करके उनके लर्निंग को और लाइव बना सकते हैं, और जो वो नॉलेज गेन करेंगे वो अधिक समय तक उनके मस्तिष्क में स्थायी बना रहेगा। और हमने जो लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं कि जो हमें अधिगम के प्रतिफल प्राप्त होंगे, उनका भी हमें असेसमेंट करना है। वो अधिगम प्रतिफल हम पहले ही निर्धारित कर लेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे कि हम इन क्लासेस के बाद, इतने समय के बाद हम बच्चों में ये चीजें, ये क्वालिटीज, ये डेवलपमेंट हम बच्चों में ला सकेंगे, और उसका प्रॉपर असेसमेंट या आकलन हम करेंगे।
और इसमें ऐसा करिकुलम हो, ऐसी विषय वस्तु इसमें शामिल हो जो कि इंक्लूसिव हो, जो केवल एक ही एस्पेक्ट में नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करे, इंटीग्रेटेड हो। करिकुलम और ऑन स्टोरी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड थीम बेस्ड अप्रोचेस, प्रिंट एंड मटेरियल रिच एनवायरमेंट in the classroom, school excellence kit for enhanced learning, unique program on literacy and numeracy, digital resources such as slides, audio video aids, interactive resource portals, lesson plans, holistic report cards made available through student app. हम उनको स्टोरी बेस्ड सिखा सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, छोटे ग्रुप में या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, प्रिंट और मटेरियल के द्वारा हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, और संवर्धित अधिगम के लिए और एनहांस्ड लर्निंग के लिए हम स्कूल एक्सीलेंस किट का यूज कर सकते हैं, जो कि टीचर्स भी बना सकते हैं, और हम इसको विभिन्न सेंटर से भी उपलब्ध करा सकते हैं। फिर लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए, संख्यात्मक ज्ञान के लिए और बुनियादी शिक्षा के लिए हम यूनिक प्रोग्राम्स बना सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव रिसोर्सेज मतलब बच्चा आपस में, टीचर और बच्चा आपस में बात कर सके। इंटरैक्टिव लेसन प्लान की केवल बच्चा निष्क्रिय रूप से सुनता न रहे बल्कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले कर सके। और आप देखते होंगे अब छोटे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में केवल उनके मार्क्स नहीं होते हैं बल्कि उनके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें उनके पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो उनके कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो सिंगिंग स्किल हो, योगा हो या लीडरशिप क्वालिटी हो। उनके रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होते हैं, केवल एकेडमिक एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट है। चिल्ड्रन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल फॉर डे टू डे इंटरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस। शुरू में 2 लैंग्वेजेस, पहले तो हम मातृभाषा मदर टंग क्षेत्रीय भाषा को लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लैंग्वेज पर भी आएंगे। पहले हम बच्चा फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और बोलने में पहले लैंग्वेज में वो जब बोलने और लिखने की फ्लुएंसी डेवलप कर ले, उसके बाद लैंग्वेज 2 में आएंगे जिसमें कि उसको रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि केवल मातृभाषा सीख लेने से उसमें आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो उसको किसी दूसरे प्रदेश में जाना पड़े बच्चे को पेरेंट्स के साथ, या दूसरे स्कूल में जाना पड़े, तो केवल मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में सिखा देने से आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए लैंग्वेज 2, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये स्टार्ट रीडिंग राइटिंग की कैपेसिटी बच्चों में जागृत करनी होगी। एस्थेटिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बच्चों में सौंदर्य के प्रति भावना विकसित हो, कल्चर का ज्ञान हो, इसके लिए बच्चों में परफॉर्मिंग आर्ट्स कराना होगा, और ये इससे बच्चे बहुत ही जॉयफुल तरीके से सीखेंगे, बहुत ही प्रसन्नता से इन चीजों को सीखेंगे, और उनमें पॉजिटिव लर्निंग की आदत विकसित होगी। वो क्लासरूम में फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट एक्टिविटीज कर सकेंगे, जो कि उनमें आगे चल के अन्य चीजों के विकास में मदद करेगी। The responsibility of ECCE curriculum and pedagogy will lie with MHRD to ensure its continuity from pre-primary school through primary school and to ensure due attention to the foundational aspect of education. The planning and implementation of early childhood care and education curriculum will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Tribal Affairs. A special joint task force will be constituted for continuous guidance of the smooth integration of early childhood care and education into school education. इसके लिए जो करिकुलम बनाने का कार्य है वो MHRD के द्वारा, NCERT के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और इसमें
मानव संसाधन विकास केंद्र, विमेन और एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स, ये सब की भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। The foundational stage will consist of 5 years of flexible, multi-level, play, activity-based learning, and the curriculum and pedagogy of ECCE will be accordingly. हम जो ये फाउंडेशनल स्टेज की 5 इयर्स की योजना बना रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल होगी, रिजिड नहीं होगी, लचीली होगी। इसमें हम थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं और कई लेवल्स की होंगी। प्ले बेस्ड एक्टिविटी, खेल आधारित और एक्टिविटी आधारित करिकुलम होगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और इसकी की फीचर्स होंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ब्रॉड डेवलपमेंटल डोमेन्स, कंस्ट्रक्टिव प्ले, सोशल स्किल्स। ये जो है बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर तरीके का विकास हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनईपी 2020 में बहुत इम्फेसिस दी गई है कि उनको अनुभूति हो, जो चीज सीख रहे हैं उनकी अनुभूति हो, करके सीखें, उनके अंदर हर तरह का ब्रॉड डेवलपमेंट हो, सभी डोमेन्स का विकास हो और उनको कंस्ट्रक्टिव प्ले सिखाएं, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव प्ले की जो हम खेल सिखा रहे हैं वो भी इनके लिए आगे नॉलेज प्रदान करें। और सोशल स्किल्स, सोशल क्वालिटीज इनमें डेवलप हो, उनमें कोऑपरेशन की भावना, ईमानदारी की भावना, ये सब एक दूसरे को सहयोग करने की भावना विकसित हो। Principle of program planning: activities should be according to age and development of child, all domains of development, learning span, balance between structured and unstructured, balance between active and quiet, balance between outdoor and indoor, balance between self-directed and adult initiated learning opportunities, balance between small group and large group activities, and balance between enjoyable and challenging लर्निंग एनवायरनमेंट। हम इसमें प्रोग्राम प्लानिंग के प्रिंसिपल को इस तरह से देखेंगे कि ये प्रोग्राम बच्चों के आयु के अनुसार हो, उनके डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग हो, जिस तरह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो, उनके सभी डोमेन्स का डेवलपमेंट हो, लर्निंग स्पैन को भी ध्यान में रखेंगे। और हम जो एक्टिविटीज करा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों कराएंगे। जरूरी नहीं कि सारी एक्टिविटीज को हमने पहले से स्ट्रक्चर कर दिया और उसमें कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बैलेंस बना के चलेंगे कि कुछ हम एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्ड रखेंगे और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रखेंगे, जो कि उसी समय हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज में भी बैलेंस करेंगे। सेल्फ डायरेक्टेड, बच्चे खुद से भी डायरेक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज, या फिर बड़े टीचर्स और जो कार्यकर्ता हैं वो उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। इन दोनों में भी हमें बैलेंस बनाना होगा। बच्चे स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, दोनों में हमें बैलेंस बनाना है। और प्लस बच्चों में जो इंजॉयबल एक्टिविटीज है, जो जिसमें वो बहुत मजे लेके कर रहे हैं, और जो हम उनको चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनको आगे के लाइफ के लिए चैलेंजेस फेस करने के लिए सिखा रहे हैं, इन दोनों में भी बैलेंस होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग, हम पहले चीजों को सरल चीजों को सिखाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनमें हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन हो, इंटरकनेक्टेड लर्निंग एक्टिविटीज, जो अधिगम अनुभव हम करा रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हों। जब हम अधिगम को लर्निंग कराते हैं तो उसकी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तभी बच्चा आगे उन एक्टिविटीज को फर्दर सीख सकेगा। उसके ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखेंगे कि ड्यूरेशन भी बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। मदर टंग का अधिक से अधिक हम ECCE में यूज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरी लैंग्वेज में, स्कूल लैंग्वेज में धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे, और करिकुलम के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपीरियंस, मूल्यों को ध्यान में रखेंगे। एक्सपीरियंस जो प्राप्त कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है।
एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो बच्चे खुद एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं, उनको हमें देखना है। बच्चों का एक्टिव एंगेजमेंट हो, संलग्नता हो, सक्रिय रूप से बच्चे उन ऑब्जेक्ट के साथ, जो उनको अधिगम के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके साथ एक्टिवली एंगेज हो सके, और उनको थोड़ी सी फ्रीडम भी हो, लेकिन एक लिमिट के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी एंड कॉन्सेप्ट, उनमें उनके अंदर संख्याओं का, उनको अल्फाबेट्स का ज्ञान हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उनमें लिसनिंग स्किल, ये भी बहुत जरूरी है कि सुनने की क्षमता जागृत हो, अपने व्यूज को, अपने विचारों को वे रिफ्लेक्ट कर सकें, अपने विचारों को बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, नरेट कर सकें, और उनमें कम्युनिकेशन स्किल जागृत हो। हम जो कम्युनिकेशन या संवाद की क्षमता, संप्रेषण की क्षमता जागृत हो, और एक्टिव लर्निंग कर सकें, सक्रिय रूप से एक्टिव लर्निंग कर सकें। इस तरह से हम बच्चों में अगर स्टार्टिंग से ही एज 3 से ही अगर हम बच्चों में इस तरह के एक्टिविटीज कराएंगे, इस तरह के अधिगम अनुभव प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे निकलेंगे और भारत को ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज के व्याख्यान से तो पूरा लगा कि यदि इस प्रकार से यदि हम लोग टीचिंग करें और आने वाला जो भविष्य है हम लोग का, ऐसी टीचिंग होगा तो 100% हमारे बच्चे स्किल के क्षेत्र में भी आगे निकलेंगे, प्रतिभावान भी होंगे। बहुत से माने सूक्ष्म से सूक्ष्म टीचिंग कैसे की जाती है, उनको बाल्यकाल से ही, बचपन से ही कैसे शिक्षा दी जाए, उनको क्या क्या सिखाया जाए, यदि पूरा ये व्याख्यान यदि बेसिक स्तर पे शिक्षा सीख जाएं तो 100% हम लोग विश्व गुरु की तरफ, और हमारे जो बच्चे होंगे 100% आगे निकलेंगे। चलिए मैम, आपका आज का व्याख्यान बहुत सार्थक था। हम लोग पहले तो भारतीय परंपरा का लेकर के, लेकिन आज जो जड़ होता है, जड़ को कैसे मजबूत करना है, आज बहुत हम लोग अच्छा लगा। और हम अपने जो विद्यालय शिक्षक हैं इसका बहुत लाभ लेंगे, कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कैसे कैसे स्किल दिखाना, बच्चों को सिखाना है। ये बहुत विद्यालय स्तर पे आज का व्याख्यान बहुत सार्थक होगा। धन्यवाद मैम, और अपना स्नेह मैम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनाए राजकुमार जी रखें। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।